हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग क्लास 6 में पढ़ाई करेंगे गणित की और सीखेंगे लंब व लंब समद्विभाजक की रचना करना। उसके बाद क्लास 7 में समझेंगे दशमलव और पूर्ण संख्या का विभाजन। फिर क्लास 8 की कक्षा में हम पढ़ाई करेंगे सामाजिक अध्ययन की और जानेंगे संसदीय सरकार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। आज हम सीखेंगे लंब और लंब समद्विभाजक क्या है तथा इन्हें खींचने की कुछ विधियाँ। सबसे पहले हम समझेंगे लंब क्या है। जब दो रेखाएं जैसे M और N एक दूसरे को समकोण बनाती हुई यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती हुई प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करती है तो हम कहते हैं कि वे एक दूसरे पर लंब यानी परपेंडिकुलर है। इसे हम इस प्रकार या इस प्रकार दर्शाते हैं। अब यहाँ देखिए, यह रेखा N रेखा M पर लंब तो है, लेकिन यह रेखा M को दो बराबर भागों में भी बांट रही है, यानी कि लंब रेखा N रेखा M के मध्य बिंदु से जा रही है। हम कहते हैं कि रेखा N रेखा M का लंब समद्विभाजक है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। उदाहरण के तौर पर यहाँ एक आयताकार कागज यानी रेक्टेंगुलर पेपर है। हम इसे लंबाई की ओर बीच में से मोड़ेंगे और मोड़ का निशान बनाएंगे। मान लीजिए मोड़ का निशान रेखाखंड AB है। फिर हम इसे अन्य दिशा में बीच में से मोड़ेंगे और मोड़ का निशान बनाएंगे। मान लीजिए मोड़ का निशान PQ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों रेखाखंड परस्पर लंब है, साथ ही साथ वे एक दूसरे के मध्य बिंदु से होकर जाते हैं। इसलिए रेखाखंड AB रेखाखंड PQ का लंब समद्विभाजक है। इसी तरह रेखाखंड PQ भी रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। चलिए अब जानते हैं दी हुई रेखा पर स्थित किसी बिंदु से होकर गुजरता लंब खींचने की मजेदार विधियाँ। यहाँ एक कागज है जिस पर एक रेखा M बनाई गई है। हमें इस रेखा पर स्थित बिंदु P से होती हुई लंब रेखा खींचनी है। इसके लिए हम कागज को इस प्रकार मोड़ेंगे कि मोड़ का निशान बिंदु P से होकर जाए और रेखा M का एक भाग दूसरे भाग को ढक ले। अब अगर हम कागज को खोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि मोड़ का निशान P से होकर गुजरता है, साथ ही साथ वह रेखा P पर लंब भी है। यानी कि हमने दी रेखा पर स्थित बिंदु से होकर गुजरता हुआ लंब खींच लिया है। क्या हम रूलर और सेट स्क्वायर के प्रयोग से भी दी हुई रेखा पर स्थित किसी बिंदु से होकर गुजरता लंब खींच सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसकी विधि निम्न प्रकार है। पहला चरण, मान लीजिए हमें रेखा M दी गई है जिस पर बिंदु P अंकित है। दूसरा चरण, रूलर के किनारे को हम रेखा M के अनुदिश रखेंगे। तीसरा चरण, फिर हम सेट स्क्वायर का समकोण बनाने वाला कोई एक किनारा रूलर के किनारे के अनुदिश रखेंगे। चौथा चरण, अब हम सेट स्क्वायर को रूलर के अनुदिश तब तक सरकाएंगे जब तक कि सेट स्क्वायर का समकोण बनाने वाला कोना बिंदु P पर ना आ जाए। पांचवा चरण, सेट स्क्वायर को इस स्थान पर निश्चित रखकर हम रेखाखंड PQ खींचेंगे। रेखाखंड PQ रेखा M पर लंब है, जिसे हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं।
हम इस लंब को रूलर के प्रयोग से बढ़ा सकते हैं। आज हमने सीखा लंब और लंब समद्विभाजक क्या है तथा इन्हें खींचने की कुछ विधियां। अगले वीडियो में हम सीखेंगे रूलर और प्रकार के प्रयोग से लंब और लंब समद्विभाजक कैसे खींचे जा सकते हैं। आज हम सीखेंगे रूलर और प्रकार के प्रयोग से लंब और लंब समद्विभाजक कैसे खींचे जा सकते हैं। दी हुई रेखा पर स्थित किसी बिंदु से होकर गुजरता लंब खींचने के लिए ज्यामिति में अक्सर रूलर और प्रकार का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसकी विधि समझे। पहला चरण, मान लीजिए हमें रेखा M दी गई है जिस पर बिंदु P अंकित है। दूसरा चरण, हम प्रकार को सुविधाजनक दूरी के लिए खोलेंगे। इसका नुकीला सिरा P पर रखेंगे यानी कि P को केंद्र मानेंगे और रेखा M को बिंदु E और F पर काटता चाप खींचेंगे। तीसरा चरण, फिर हम प्रकार का नुकीला सिरा E पर रखेंगे और EP से अधिक दूरी प्रकार में लेकर चाप खींचेंगे। प्रकार में ली गई दूरी में परिवर्तन किए बिना हम F से चाप खींचेंगे जो E से बनाए चाप को बिंदु Q पर काटे। चौथा चरण, अब हम बिंदु P और बिंदु Q से होकर गुजरती रेखा PQ खींचेंगे। रेखा PQ रेखा M पर लंब है। अब यहाँ देखिए, यहाँ रेखा L दी गई है और बिंदु A दिया गया है जो रेखा पर नहीं है। जरा सोचिए, हम इस बिंदु से रेखा पर लंब कैसे बना सकते हैं? चलिए हम बताते हैं। लंब खींचने के लिए यहाँ हम रूलर और प्रकार का प्रयोग करेंगे। पहला चरण, हमें रेखा L दी गई है जिसके बाहर बिंदु A है। दूसरा चरण, A को केंद्र मानकर हम सुविधाजनक त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे जो रेखा L को बिंदु S और T पर प्रतिच्छेद करते हैं। तीसरा चरण, प्रकार में ली गई दूरी में परिवर्तन किए बिना हम बिंदु S और T से बिंदु A के दूसरे तरफ एक दूसरे को काटते चाप खींचेंगे। इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है B। चौथा चरण, अब हम बिंदु A और B से जाती हुई रेखा खींचेंगे। यहाँ रेखा AB रेखा L पर लंब है। अब चलिए जानते हैं एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएं। रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम रूलर और प्रकार का प्रयोग करेंगे। पहला चरण, मान लीजिए हमें रेखाखंड AB दिया गया है और हमें इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। दूसरा चरण, हम प्रकार का नुकीला सिरा A पर रखेंगे और प्रकार को रेखाखंड AB के आधे से अधिक दूरी के लिए खोलेंगे। इस दूरी के साथ हम AB के दोनों तरफ चाप खींचेंगे। तीसरा चरण, प्रकार में ली गई दूरी में परिवर्तन किए बिना हम उसका नुकीला सिरा B पर रखेंगे और पहले चापों को बिंदु J और K पर काटते चाप खींचेंगे। चौथा चरण, अब हम J और K से जाती हुई रेखा JK खींचेंगे। यह रेखाखंड AB को C बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ AC और BC बराबर है, यानी कि रेखा JK रेखाखंड AB के 2 बराबर भाग करती है। इसी तरह यह रेखा AB पर लंब भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राप्त रेखा JK रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। याद रहे कि प्रकार को आप आधे से अधिक दूरी के लिए खोलेंगे। यदि आप प्रकार को आधे से कम दूरी के लिए खोलेंगे तो चाप आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। आज हमने सीखा रूलर और प्रकार के प्रयोग से लंब और लंब समद्विभाजक कैसे खींचे जा सकते हैं। अगले वीडियो में लंब और लंब समद्विभाजक के कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे रेखाखंड पर लंब और लंब समद्विभाजक बनाने के उदाहरण। दर्शाई गई आकृति में बिंदु O रेखा A पर स्थित नहीं है। बिंदु O से रेखा A पर लंब खींचिए। हमें रूलर और सेट स्क्वायर के इस्तेमाल से बिंदु O से होकर जाने वाली एक लंब रेखाखंड ON खींचनी है। इसके लिए हम सेट स्क्वायर के समकोण यानी राइट एंगल का एक किनारा रेखा A के अनुदिश में समायोजित यानी एडजस्ट करेंगे। अब हम सेट स्क्वायर के समकोण के सम्मुख किनारे पर रूलर रखेंगे।
इसके बाद हम रूलर को कसकर पकड़कर सेट स्क्वायर को रूलर के अनुदिश सरकाएंगे, जिससे कि बिंदु O सेट स्क्वायर के समकोण वाले किनारे को स्पर्श करे। अब हम बिंदु O से सेट स्क्वायर के किनारे के अनुदिश से होता हुआ एक रेखाखंड खींचेंगे। ये रेखाखंड रेखा A को बिंदु N पर काटता है। रेखाखंड ON रेखा A पर लंब रेखाखंड है। अगला उदाहरण 5 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेखाखंड ON क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रेखा L के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। रूलर और प्रकार के प्रयोग से रेखाखंड ON पर लंब खींचिए जो बिंदु N से होकर गुजरता है। सबसे पहले हम एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे और इस पर बिंदु O लेंगे। चांदे को बिंदु O पर सही रूप से रखकर हम 30 डिग्री के चिन्ह के सम्मुख निशान बनाएंगे। फिर हम O से शुरू होती हुई और इस निशान से जाती हुई किरण खींचेंगे। फिर हम प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी लेंगे। प्रकार का नुकीला सिरा O पर रखकर इस किरण को काटता चाप खींचेंगे। प्राप्त प्रतिच्छेदन बिंदु को हम N नाम देंगे। इस तरह हमने रेखाखंड ON बना लिया है, जो क्षैतिज रेखा L के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब चलिए रूलर और प्रकार के प्रयोग से रेखाखंड ON पर लंब प्राप्त करें जो बिंदु N से गुजरता है। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। पहला चरण, हम प्रकार को सुविधाजनक दूरी के लिए खोलेंगे। इसका नुकीला सिरा N पर रखेंगे, यानी कि N को केंद्र मानेंगे और किरण ON को बिंदु E और F पर काटता चाप खींचेंगे। दूसरा चरण, फिर हम प्रकार का नुकीला सिरा E पर रखेंगे और EN से अधिक दूरी प्रकार में लेकर किरण के किसी एक तरफ चाप खींचेंगे। प्रकार में ली गई दूरी में परिवर्तन किए बिना हम F से एक और चाप खींचेंगे जो E से बनाई चाप को बिंदु Q पर काटे। तीसरा चरण, अब हम बिंदु N और बिंदु Q से होकर गुजरती रेखा NQ खींचेंगे। रेखा NQ रेखा ON पर लंब है। अगला उदाहरण 7 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड PQ खींचकर रूलर और प्रकार की सहायता से लंब समद्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए। पहला चरण, 7 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड PQ खींचे। दूसरा चरण, प्रकार का नुकीला सिरा P पर रखकर प्रकार को रेखाखंड PQ के आधे से अधिक दूरी के लिए खोलिए। इस दूरी के साथ रेखाखंड PQ के दोनों तरफ चाप खींचे। तीसरा चरण, प्रकार में ली गई दूरी में परिवर्तन किए बिना उसका नुकीला सिरा Q पर रखें और पहले चापों को बिंदु R और S पर काटते चाप खींचे। चौथा चरण, अब हम R और S से जाती हुई रेखा RS खींचेंगे जो रेखाखंड PQ को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करेगी। रेखा RS रेखाखंड PQ पर लंब समद्विभाजक है। तो आज हमने देखे रेखाखंड पर लंब और लंब समद्विभाजक बनाने के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ गलतियां देखेंगे। आज हम देखेंगे रेखाखंड पर लंब और लंब समद्विभाजक बनाने से संबंधित मिथ्या धारणा और गलतियां। मिथ्या धारणा 1, नीचे दर्शाई गई आकृति को देखकर ज्ञात कीजिए कि कौन सा रेखाखंड दूसरे रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कुछ बच्चे लंब समद्विभाजक की अवधारणा को ठीक से समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि लंब समद्विभाजक हमेशा ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल होता है, इसलिए वे ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है, क्योंकि यहाँ रेखाखंड RS और रेखाखंड PQ में 90 डिग्री का कोण बन रहा है और साथ ही साथ रेखाखंड RS रेखाखंड PQ को 2 बराबर भागों में बांटता भी प्रतीत हो रहा है। इसलिए यहाँ रेखाखंड RS रेखाखंड PQ का लंब समद्विभाजक है, इसलिए ऑप्शन 1 सही जवाब है। रेखाखंड PQ रेखाखंड RS पर लंब तो है, लेकिन यह रेखाखंड RS को 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं कर रहा, इसलिए हम रेखाखंड PQ को रेखाखंड RS का लंब समद्विभाजक नहीं कह सकते।
अब चलिए लंब और लंब समद्विभाजक खींचते समय होने वाली कुछ गलतियां देखें। अगर बच्चों को दिए रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो वे रचना के दौरान प्रकार में रेखाखंड की लंबाई के आधे से अधिक दूरी लेना जरूरी नहीं समझते। गलती 1, वे प्रकार में रेखाखंड के आधे से कम दूरी लेकर इसका नुकीला सिरा A पर रखते हैं और रेखाखंड के दोनों तरफ चाप खींचते हैं। फिर वे प्रकार का नुकीला सिरा बिंदु B पर रखते हैं और चाप खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रकार में आधे से कम दूरी ली जाने के कारण वे पहले से बनाए चाप को प्रतिच्छेद करता चाप नहीं खींच पाते। गलती 2, चाप खींचने के लिए वे प्रकार की दूरी को बढ़ाते हैं और पहले बनाए चापों को प्रतिच्छेद करते चाप खींचते हैं। इससे उन्हें लंब तो प्राप्त होता है, लेकिन यह रेखाखंड AB का समद्विभाजक नहीं होता। सही समझ यह है कि हमें प्रकार में रेखाखंड के आधे से अधिक दूरी लेनी आवश्यक होती है, जिससे कि रेखाखंड के दोनों बिंदुओं से चाप खींच सके, वह भी प्रकार में ली गई दूरी का परिवर्तन किए बिना। इससे हमें सही प्रकार से लंब समद्विभाजक प्राप्त होता है। आज हमने देखी रेखाखंड पर लंब और लंब समद्विभाजक बनाने से संबंधित मिथ्या धारणा और गलतियां। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी की स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटे तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोए। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोकें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का विभाजन। मनीषा ने दुकान से 3 एक जैसे रुमाल लिए। इन्हें सजाने के लिए उसने इनके चारों ओर लेस लगाई। अगर उसने तीनों रुमाल को लगाने के लिए 4.26 मीटर लंबी लेस का प्रयोग किया होगा तो उसने प्रत्येक रुमाल के लिए कितनी लेस का प्रयोग किया होगा? यह पता करने के लिए हमें 4.26 को 3 से विभाजित करना होगा। यहाँ हमें दशमलव संख्या को एक पूर्ण संख्या से विभाजित करना होगा। आइए इसे हल करें। अगर हम एक वर्ग को एक इकाई मानते हैं तो पहली संख्या 4.26 हमें बताती है हमें कितने वर्ग छायांकित करने हैं और दूसरी संख्या 3 हमें बताती है हमें छायांकित भागों को कितने बराबर भागों में बांटना है। 4.26 को निरूपित करने के लिए हम 4 पूर्ण वर्ग और 1 वर्ग का 2 दशांश और 6 शतांश भाग छायांकित करेंगे। अब आइए 4.26 को 3 बराबर भागों में विभाजित करें। क्या आप बता सकते हैं हम 4 इकाइयों को 3 बराबर भागों में कैसे विभाजित करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम प्रत्येक भाग में एक एक इकाई रख सकते हैं। ऐसा करने पर 1 इकाई शेष रहेगी। इसे विभाजित करने के लिए हमें इसे दशांश भागों में बांटना होगा।
अब यहाँ कुल 10 जमा 2 यानी कि 12 दशांश भाग है। इसे 3 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग में 4 दशांश आएंगे। हम बचे 6 शतांश को भी 3 बराबर भागों में बांटेंगे। इससे प्रत्येक भाग में 2 शतांश आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि प्रत्येक भाग में 1 इकाई है, 4 दशांश है और 2 शतांश है। इस तरह से प्रत्येक भाग होगा 1.42। हम कह सकते हैं कि 4.26 विभाजित 3 बराबर 1.42, यानी कि मनीषा ने प्रत्येक रुमाल के लिए 1.42 मीटर लेस का प्रयोग किया होगा। गणित में दशमलव संख्याओं का विभाजन करने के लिए पहले हम इन्हें भिन्नों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, फिर हम इनका विभाजन करेंगे। भिन्नों का विभाजन करने के लिए हम विभाजित की जाने वाली संख्या को वैसा का वैसा रखते हैं और दूसरी संख्या के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल से इसे गुणा करते हैं। इस तरह से हमें परिणाम प्राप्त होगा 1.42। अब मान लीजिए उसने तीनों रुमाल के लिए 4.27 मीटर लेस का प्रयोग किया होता, तो उसे प्रत्येक रुमाल के लिए कितनी लेस आवश्यक होती? चलिए ज्ञात करें। इसके लिए हम 4.27 को 3 से भाग देंगे। 4.27 विभाजित 3 बराबर 427/100 विभाजित 3/1 बराबर 427/3 गुना 100 बराबर 427/3 गुना 1/100। अब चलिए 427 को 3 से भाग दे। भाग देने पर हमें भागफल प्राप्त होता है 142, लेकिन यहाँ शेष शून्य नहीं है। ऐसी स्थिति में हम भाग दी जा रही संख्या के दाईं ओर दशमलव बिंदु रखते हैं और इसके बाद एक शून्य लेते हैं। अब आप जरूर जानते होंगे कि इस प्रकार शून्य लेने से संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता। अब हम इस शून्य को नीचे शेष के दाईं ओर रखेंगे, जिससे संख्या बन जाएगी 10। चूँकि हम दशमलव के बाद वाले अंकों का विभाजन कर रहे हैं, इसलिए अब हम भागफल में भी अंतिम अंक के दाईं ओर दशमलव बिंदु रखेंगे। अब हम देखते हैं कि 3 को 3 से गुणा करने पर हमें 10 के निकटतम मान वाली लेकिन छोटे मान वाली संख्या प्राप्त होती है 9। इसलिए हम भागफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर 3 लिखेंगे और शेष 10 से 9 को घटाएंगे। अब फिर से हमें शेष 1 प्राप्त होगा। फिर से हम भाग दी जाने वाली संख्या में शून्य लेंगे, फिर से शेष बन जाएगा 10 और फिर से हम विभाजन दोहराएंगे। इस प्रकार हम विभाजन करते जाएंगे तो हमें भागफल में इस प्रकार संख्या प्राप्त होगी। यह कभी समाप्त नहीं होगी, इसलिए हम संख्या को जरूरत के अनुसार जितने चाहिए उतने अंक तक ही सीमित रखते हैं। जैसे यहाँ हम 142.3 तक ही लेंगे। तो अब हम 4.27 विभाजित 3 को 142.3 गुना 1/100 लिख सकते हैं। इसे ही हम 142.3/100 इस प्रकार लिखते हैं। 100 से विभाजन करने के लिए हम दशमलव बिंदु को 2 स्थान बाईं ओर सरकाते हैं। इससे परिणाम प्राप्त होगा 1.423। अब आइए जाने एक दशमलव संख्या को दूसरी दशमलव संख्या से कैसे विभाजित किया जाता है। एक व्यक्ति 7.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसे इतनी दूरी तय करने के लिए 1.2 घंटे समय लगता है, तो प्रति घंटे में वह कितनी दूरी तय कर पाएगा? यह पता करने के लिए हमें 7.2 किलोमीटर को 1.2 घंटे समय से विभाजित करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हम एक दशमलव संख्या को दूसरी दशमलव संख्या से विभाजित कर रहे हैं। आइए 7.2 विभाजित 1.2 का भागफल प्राप्त करें। 7.2 विभाजित 1.2, इस विभाजन का अर्थ है 7.2 में से 1.2 के कितने समूह बनाए जा सकते हैं। तो आइए पहले विभाजित की जाने वाली संख्या को निरूपित करें। यह हम इस प्रकार करेंगे। आइए इनमें से 1.2 यानी कि 1 इकाई और 2 दशांश लेकर एक समूह बनाएं। इस प्रकार हम 7.2 में से 1.2 के 6 समूह बना सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 7.2 विभाजित 1.2 बराबर 6 है। भागफल प्राप्त करने के लिए एक तरीका यह है कि
हम विभाजन की जाने वाली दशमलव संख्याओं को भिन्नों के रूप में लिखे। 7.2 को 72/10 लिखा जा सकता है और 1.2 को 12/10 लिखा जा सकता है। 72/10 विभाजित 12/10। क्या अब आप बता सकते हैं हम भिन्नों का यह विभाजन कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। सही पहचाना। हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखेंगे और इससे दूसरी संख्या के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल से गुणा करेंगे। अब 10 को 10 से विभाजित कर इनको रद्द किया जा सकता है। अब विभाजन बन जाएगा 72/12। इसका परिणाम है 6। इसलिए व्यक्ति प्रति घंटे 6 किलोमीटर दूरी तय करता होगा। इसी को आसानी से करने का एक और तरीका है कि हम 7.2 और 1.2 को एक के नीचे एक अंश और हर के रूप में लिखें। अब हम प्रयास करेंगे कि हर एक पूर्ण संख्या हो। इसके लिए हम हर को 10 से गुणा कर सकते हैं। मान समान रखने के लिए हमें अंश को भी 10 से गुणा करना होगा। इस तरह से 1.2 को 10 से गुणा करने पर दशमलव बिंदु एक स्थान से दाईं ओर सरक जाएगा। चूंकि अब दशमलव बिंदु के बाद कोई भी अंक नहीं है, इसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं। इसी तरह अंश में हमें संख्या प्राप्त होगी 72। अब हम 72 को 12 से विभाजित करेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 6। अब आइए देखें दशमलव संख्याओं को 10, 100, 1000 जैसी संख्याओं से विभाजित करने की एक आकर्षक विधि। यह दशमलव संख्या 3316.4 को 10, 100, 1000, 10,000 से विभाजित कर इनके परिणाम व्यक्त किए गए हैं। मजेदार बात यह है, विभाजित की जाने वाली संख्या और परिणाम में अंक समान हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि 10 से गुणज में जितने शून्य हैं, दशमलव बिंदु उतने स्थान बाईं ओर सरकता दिखाई देता है। जैसे 10 में एक शून्य है, इसलिए दशमलव बिंदु एक स्थान से बाईं ओर सरका। 100 में 2 शून्य है, इसलिए दशमलव बिंदु 2 स्थान बाईं ओर सरका है। इसी प्रकार 1000 में 3 शून्य है, इसलिए दशमलव बिंदु 3 स्थान बाईं ओर सरका है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम देख सकते हैं कि 10,000 से विभाजन करने पर दशमलव बिंदु 4 स्थान बाईं ओर सरक गया है। इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। जब किसी दशमलव संख्या को 10 या 10 के गुणज जैसे 100, 1000, 10,000 से विभाजित किया जाए तो परिणाम और दशमलव संख्या के अंक समान रहते हैं, लेकिन दशमलव बिंदु उतने स्थान बाईं ओर सरकता है जितने एक पर शून्य होते हैं। तो आज हमने सीखा दशमलव संख्याओं का विभाजन। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे दशमलव संख्याओं के विभाजन के उदाहरण। मनीष ने अपने घर की दीवारों को पेंट किया। उसे 4 एक जैसी दीवारों को पेंट करने के लिए 7.92 लीटर रंग की जरूरत पड़ी। यदि उसने सभी दीवारों के लिए बराबर मात्रा में रंग का प्रयोग किया होगा तो उसके द्वारा प्रत्येक दीवार के लिए प्रयोग की गई रंग की मात्रा ज्ञात कीजिए। उदाहरण से पता चलता है कि मनीष ने 4 दीवारों को पेंट किया, जिसके लिए उसे कुल 7.92 लीटर रंग की जरूरत पड़ी। उसे एक दीवार को पेंट करने के लिए कितना रंग लगा, यह पता करने के लिए हमें 7.92 को 4 से विभाजित करना होगा। तो आइए 7.92 विभाजित 4 का भागफल ज्ञात करें। हम 7.92 को 792/100 इस प्रकार लिख सकते हैं। इस तरह से विभाजन बन जाएगा 792/100 विभाजित 4। विभाजन का परिणाम ज्ञात करने के लिए हम पहली संख्या 792/100 को वैसा का वैसा लिखेंगे और इससे दूसरी संख्या 4 के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल 1/4 से गुणा करेंगे। 792/100 गुना 1/4 बराबर 792 गुना 1/100 गुना 4। इसी को हम 1 गुना 792/100 गुना 4 लिख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं 792 गुना 1 बराबर 1 गुना 792 क्यों लिख सकते हैं? सोचिए सोचिए। क्योंकि दो संख्याओं का गुणन क्रम विनिमेय यानी कम्यूटेटिव है, यानी कि
किसी भी क्रम में किया जा सकता है। 1 गुना 792 बटे 100 गुना 4, इसी को हम 1/100 गुना 792 बटे 4 इस प्रकार लिख सकते हैं। 792 को 4 से विभाजित करने पर परिणाम प्राप्त होगा 198 और 1/100 गुना 198 बराबर 1.98। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनीष को एक दीवार पेंट करने के लिए 1.98 लीटर रंग लगा। अगला उदाहरण, एक हवाई जहाज 2.3 घंटे में 3076.48 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पता कीजिए वह प्रति घंटे में कितने किलोमीटर दूर जाता होगा। उदाहरण से यह पता चलता है कि हवाई जहाज 2.3 घंटे समय में 3076.48 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर हमें पता करना है कि वह प्रति घंटे में कितने किलोमीटर दूर जाता है, तो इसके लिए हमें 3076.48 को 2.3 से विभाजित करना होगा। तो आइए 3076.48 विभाजित 2.3 का परिणाम ज्ञात करें। 2 दशमलव संख्याओं का विभाजन करने का हम एक और तरीका देखेंगे। पहले हम इस विभाजन को 3076.48 बटे 2.3 इस प्रकार भिन्न के रूप में लिखेंगे। फिर हम हर को एक पूर्ण संख्या में परिवर्तित करेंगे। जरा सोचिए यह हम कैसे करेंगे। सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम अंश और हर दोनों को 10 से गुणा करेंगे तो अंश और हर के अंक तो समान रहेंगे, लेकिन दशमलव बिंदु एक स्थान से दाईं ओर सरक जाएगा। 23 के बाद दशमलव बिंदु है और इसके बाद कोई भी अंक नहीं है। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ दशमलव संख्या का सिर्फ पूर्ण भाग ही है, इसलिए हम दशमलव बिंदु को नजरअंदाज कर सकते हैं। इस तरह संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अगर यह अंश और हर का दशमलव बिंदु एक स्थान से दाईं ओर सरकाया जाए तो हमें हर के स्थान पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। अब हम 30,764.8 को 23 से विभाजित करेंगे। आइए इसे लंबे भाजन यानी लॉन्ग डिवीजन से हल करें। यहाँ 30,764.8 भाज्य है और 23 भाजक। विभाजन करने के लिए पहले हम देखते हैं कि यहाँ भाज्य का पूर्ण भाग भाजक से छोटा है या बड़ा। यहाँ 30,764 23 से बड़ा है, इसलिए हम इसे विभाजित कर सकते हैं। पूर्ण भाग को विभाजित करने पर हमें भागफल का पूर्ण भाग 1337 प्राप्त होगा और शेष 13 बचेंगे। अब अगला अंक 8 है जो दशमलव बिंदु के बाद है, इसलिए हम भागफल के पूर्ण भाग के बाद दशमलव बिंदु रखेंगे और 8 को नीचे लेंगे। इससे अब संख्या बनी 138। अब हम 138 को 23 से विभाजित करेंगे। 23 गुना 6 करने पर हमें 138 प्राप्त होता है, इसलिए भागफल में दशमलव बिंदु के बाद 6 लिखेंगे और 138 से 138 का व्यवकलन करेंगे। यहाँ शेष 0 है। इस तरह से हमने 30,764.8 विभाजित 23 का परिणाम प्राप्त कर लिया है 1337.6। तो हम कह सकते हैं कि हवाई जहाज प्रति घंटे 1337.6 किलोमीटर दूर जाता है। तो आज हमने देखे दशमलव संख्याओं के विभाजन के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे दशमलव संख्याओं के विभाजन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1। हर्षिता एक वॉल हैंगिंग बना रही है। उसने 6.6 मीटर लंबी रिबन ली और वह इसके 330 भाग बनाना चाहती है। पता कीजिए प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। विभाजन करते समय छात्रों में अक्सर यह गलत धारणा होती है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए, इसलिए वे 330 को 6.6 से विभाजित करते हैं। इससे उन्हें परिणाम प्राप्त होता है 50, जो कि एक गलत जवाब है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। यहाँ हर्षिता ने 6.6 मीटर को 330 भागों में विभाजित किया है, इसलिए प्रत्येक भाग की लंबाई 6.6 विभाजित 330 से प्राप्त की जाएगी। यह विभाजन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। वीडियो रोककर इसे समझिए।
6.6 विभाजित 330 बराबर 0.02। इस तरह से प्रत्येक टुकड़े की लंबाई होगी 0.02 मीटर। मिथ्या धारणा 2। रोशन और मोहन विभाजन की समझ पर चर्चा कर रहे थे। रोशन ने कहा कि विभाजन का परिणाम हमेशा एक छोटी संख्या होती है, जबकि मोहन ने कहा कि विभाजन का परिणाम एक बड़ी संख्या भी हो सकती है। तो बताइए कौन सही है? कुछ छात्रों को यह मिथ्या धारणा होती है कि गुणन का परिणाम हमेशा एक बड़ी संख्या होती है। इसी प्रकार उन्हें यह भी मिथ्या धारणा होती है कि विभाजन का परिणाम हमेशा एक छोटी संख्या होती है। आइए इस मिथ्या धारणा को दूर करें। अगर हम 6 को 2 से विभाजित करें तो हमें परिणाम प्राप्त होता है 3, लेकिन अगर हम 6 को 0.2 से विभाजित करें तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 30। तो हम कह सकते हैं कि विभाजन का परिणाम हमेशा एक छोटी संख्या नहीं हो सकती, यानी कि रोशन की समझ गलत है। इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। चूंकि मोहन ने सही समझा कि विभाजन का परिणाम एक बड़ी संख्या भी हो सकती है, इसलिए मोहन की समझ सही है। इसलिए ऑप्शन 2 सही है। तो आज हमने देखी दशमलव संख्याओं के विभाजन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के सुमन के सुमन के एस। सीधे हाथ साबुन मल के यू। उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के एम। मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के। ए। अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के एन। नाखूनों को हथेली पे चमका के। कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप। मैं नाहिदा प्रवीण आप लोगों के साथ पिछली कक्षा में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्याय 1, अध्याय 2, भारतीय संविधान, दूसरा अध्याय धर्मनिरपेक्षता और उसके मौलिक अधिकारों को जाना है। तो ये तीसरा अध्याय संसदीय सरकार के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो संसदीय सरकार है क्या? आप लोग घर में रहते हैं, सभी लोग परिवारों के साथ रहते हैं, विद्यालय जाते हैं, गांव में, शहर में रहते हैं। तो क्या आप जब परिवार में रहते हैं तो कोई ना कोई कार्यक्रम तो आपके परिवार में होते रहते होंगे। तो यह संभव है कि वहाँ सब लोगों की भागीदारी हो कुछ निर्णय लेने के लिए, या फिर कोई त्यौहार या फिर कोई कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए? संभव हो भी सकता है। आपका अगर परिवार छोटा होगा, आपका विद्यालय आदि में संभव हो सकता है, लेकिन यह गांव और देश में क्या संभव होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ का आकार हमारे गांव का भी आकार बड़ा होता है और हमारे देश का आकार तो बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पे सबकी भागीदारी बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन पिछले अध्याय में जैसा हम लोग जाने कि हमारे भारतीय संविधान में क्या है कि सरकार सभी लोगों की भागीदारी तय करती है। तो ये भागीदारी आखिर संविधान में कैसे तय की गई? तो यह भागीदारी इस तरह से तय की गई कि सभी लोग भागीदार बने, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं। तो यहाँ पे जो भी नागरिक है वो 18 वर्ष या उससे अधिक का जो है उसको मत देने का अधिकार है, तो वो ही भागीदार बनते हैं। यानी कि हमारी सभी जनता जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के है वो भागीदारी करते हैं। तो इस तरह से हमारा भारतीय संविधान पूरी जनता को किसी कानून बनाने या निर्णय लेने में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार बनाते हैं। तो जैसे वो कैसे होता है, हर क्षेत्र में एक प्रतिनिधि के रूप में सब लोग कार्य करते हैं। तो ये प्रतिनिधि आते कैसे हैं? तो हमारे देश की जनता के द्वारा इस प्रतिनिधि को चुना जाता है। तो वो ये पूरे निचले स्तर पे, जैसे ग्राम पंचायत से लेके विधानसभा, लोकसभा, सभी स्तर पर यह चुना जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में किस तरह से कार्य करते हैं। तो ये प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं,
उनके सुझाव को सुनते हैं और उस प्रकार से उनके लिए कार्य करते हैं। तो ये प्रतिनिधि अगर 5 साल इनका कार्य होता है और ये प्रतिनिधि अगर कार्य ठीक से नहीं करेंगे तो अगले साल इन्हें वोट नहीं मिलेगा और ये सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हम लोगों की, सभी लोगों की भागीदारी सरकार के लिए होती है। आपने इस चित्र को अपनी पाठ्य पुस्तक में देखा है, तो इसे हम चार्ट के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ एक प्रतिनिधि वोट मांग रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, मुझे वोट देकर विजय बनाएं। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिसमें से एक क्या सोच रहा है कि आ गया फिर से वोट मांगने, इस बार मैं इसे बिल्कुल वोट नहीं दूंगा। बच्चों, यहाँ आप लोगों के लिए 2 वैकल्पिक प्रश्न है। पहला है प्रतिनिधि का अर्थ। इसमें पहला विकल्प है लोगों द्वारा किसी क्षेत्र से चुना गया व्यक्ति, दूसरा है सरकार द्वारा किसी क्षेत्र से चुना गया व्यक्ति, तीसरा है उस क्षेत्र का जाना माना व्यक्ति। तो इसमें उत्तर क्या होगा? पहला, लोगों द्वारा किसी क्षेत्र से चुना गया व्यक्ति। हमारा दूसरा प्रश्न है राज्य विधानसभा के चुने गए व्यक्ति को क्या कहते हैं? इसमें पहला ऑप्शन है वार्ड सदस्य, दूसरा है थानेदार, तीसरा है विधायक। तो हमारा उत्तर होगा विधायक। लोग स्थानीय शासन की इकाइयों जैसे ग्राम पंचायत से लेकर हमारे देश के लिए कानून बनाने वाली संस्था संसद तक जो भी प्रतिनिधि होते हैं उसका चुनाव हम लोग स्वयं करते हैं। और यह चुनाव कितने दिनों के लिए होता है? यह चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। और जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो देश में कानून बनाने, उसे लागू करने और देश के हित के लिए सही निर्णय लेने का कार्य करते हैं। तो ये प्रतिनिधि का जो चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है, तो ये हमारी जनता के लिए ये मौका होता है कि अगर वो ये 5 वर्ष सही से कार्य नहीं करेंगे तो हम दूसरे प्रतिनिधि को अगले चुनाव में चुन लेंगे, और अगर वो अपने कार्य को अच्छे से करेंगे तो फिर से उनको मौका मिलेगा सरकार में कार्य करने के लिए। तो इस तरह से हमारे भारत में ये चुनाव की जो अवधि है वो 5 वर्षों के लिए है और 5 वर्ष तक ये सारे लोग सरकार के प्रति कार्य करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग संसदीय सरकार के कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है संसदीय सरकार में आम लोगों की भागीदारी किस तरह से होती है? तो इसका उत्तर है आम लोग अपने मत का प्रयोग कर संसद सदस्य के रूप में अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इस प्रकार आम लोगों की अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है। दूसरा प्रश्न है प्रतिनिधियों का आम लोगों के साथ सीधा संपर्क रखना क्यों जरूरी होता है? तो उसका उत्तर है प्रतिनिधियों को आम लोगों ही अपने मत का प्रयोग कर चुनते हैं ताकि वे अपनी समस्याओं को हल कर सकें। इसलिए प्रतिनिधियों को आम लोगों के साथ सीधा संपर्क रखना जरूरी होता है ताकि वे अच्छा काम करेंगे तो अगली बार भी उन्हें सरकार में शामिल होने का मौका मिलेगा। तीसरा प्रश्न है प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित समय के लिए क्यों किया जाता है? तो प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित समय के लिए इसलिए किया जाता है कि वो अपनी मनमानी नहीं करे, उनमें यह डर रहे कि अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो अगली बार जनता मुझे वोट नहीं देगी। और चौथा प्रश्न है क्या आम लोगों की भागीदारी प्रतिनिधियों के चुनाव तक ही सीमित होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आम लोगों की भागीदारी प्रतिनिधियों के चुनाव तक ही सीमित नहीं होती बल्कि ये पूरे 5 वर्ष तक चलती रहती है। और हमारा 5वां प्रश्न है बच्चों कि प्रतिनिधि चुनाव क्यों ज़रूरी है? तो उसका उत्तर है सभी जनता तो सरकार में शामिल नहीं हो सकती, इसलिए जनता की ओर से प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो सरकार बनाकर जनता के हितों में काम करते हैं, अतः प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने ये सारे प्रश्न उत्तर को अच्छे से सुना और इसकी आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हम लोग अभी संसद और उसके गठन के बारे में जानेंगे। संसद क्या है, उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? तो संसद क्या है, जो आप लोगों ने पहले जाना कि हम लोग प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, तो ये प्रतिनिधि क्या है, वो संसद के हिस्सा है जिन्हें हम चुनते हैं। और संसद की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हमारा जब भारतीय संविधान बना तो उसमें एक कानून बनाने वाली संस्था यानी संसद की स्थापना की गई। तो ये संसद की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आप सोच लीजिए कि जब हमारे देश में इतने सारे लोग हैं तो हम सभी लोग अपनी आवाज़ कैसे अपने प्रधानमंत्री तक या देश के प्रधान तक पहुंचाएंगे। तो फिर इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक संसद की स्थापना की जिसमें सभी लोगों की आवाज़ संसद तक पहुंच सके। तो ये सब लोग की आवाज़ तो पहुंच नहीं सकेगी, तो इसके लिए हम लोगों ने प्रतिनिधि का चुनाव किया।
और ये जब हम लोगों की आवाज़, हम लोगों की मांग, आम जनता की मांग, आम जनता की आवाज़ जब संसद तक पहुंचने लगी तो बहुत सारे बदलाव और परिवर्तन आए। तो हमारे संसद के 3 अंग हैं। ये तीनों अंग मिलकर ये संसद का निर्माण करते हैं, जिसमें पहला है हमारा राष्ट्रपति, दूसरा है हमारा लोकसभा और तीसरा हमारा राज्यसभा। बच्चों, इस चार्ट में हम संसद और संसद के तीनों अंगों को जानेंगे। बच्चों, आप लोगों ने ये भारतीय संसद को देखा, तो ये भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों अंग मिलकर संसद का निर्माण करते हैं और ये हमारे संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा को जनता का सदन या हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा को राज्यों की परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 होती है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 होती है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसे सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने जाना कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 होती है। तो 545 में 500 जो 43 होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, यानी हमारे द्वारा चुने जाते हैं, और जो 2 सदस्य होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं, जो कि राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये एंग्लो इंडियन क्या है और ये अलग से इसकी नियुक्ति क्यों की जाती है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है वो पहले ब्रिटिश सरकार के अधीन था। तो सारे अंग्रेज तो आज़ादी के बाद चले गए, लेकिन कुछ क्या है, भारत में रह गए। इसके लिए ही ये 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो ये हमारा जो कार्यकाल, इनका आप लोगों ने जाना कि इनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है और हर 5 साल बाद हमारे लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे तो ये अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो ये अध्यक्ष की नियुक्ति हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, जो हमारे सांसद है, वो हम इसके नियुक्ति करते हैं। किसकी नियुक्ति करते हैं? हमारे अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। तो ये हमारे जो अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जो सत्र बुलाया जाता है, तो इनकी अध्यक्षता में ही ये सत्र का अभिवादन किया जाता है। भारतीय सदन का जो दूसरा सदन है वो आप लोगों ने जाना कि राज्यसभा है, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं। तो ये उच्च सदन में सदस्यों की संख्या कितनी रहती है? इसमें हमारे सदस्यों की संख्या जो आप लोग ने जाना 250 होती है। तो इसमें जो 238 सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं और 12 जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। वो किसी खास क्षेत्र में उनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। तो वो 12 सदस्य इस तरह से मनोनीत किए जाते हैं। और आप लोग ये भी बच्चों जाना कि ये जो इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन ये 6 वर्ष जो है तो वे पूरी तरह ये सदन समाप्त नहीं होता, बल्कि इसके जो चुनाव होते हैं उसमें 1/3 जो सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष बाद रिटायर कर दिए जाते हैं। तो जो 1/3 सदस्य के बाद जो बचे वो तो काम करते रहें। तो इस तरह से ये सदन कभी भंग नहीं होता, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। बच्चों, यहाँ पे आपके बिहार का मानचित्र है, उसके आधार पर आप कुछ प्रश्नों और उत्तर को करेंगे। पहला प्रश्न है, बिहार के कुछ प्रमुख शहरों के चुनाव क्षेत्रों को पहचान कर उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम बताइए। तो बच्चों, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का, या जिस क्षेत्र को आप अच्छे से जान रहे हैं उस क्षेत्र को पहचान करके उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों का नाम बताइएगा। ये आपके गृह कार्य हुए। दूसरा हमारा है, आपके सांसद का क्या नाम है, वे किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं। तो आप अपने घर के बड़ों से या अपने सहपाठी से चर्चा करके ये दोनों प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो अब हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं, नक्शे को अलग अलग रंगों से दिखाने का प्रयास क्यों किया जाता है। तो बच्चों, इसका उत्तर है कि हम नक्शे को अलग अलग रंगों से दिखाने का प्रयास इसलिए करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों की पहचान की जा सके। चौथा हमारा प्रश्न है, बिहार के प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम बताइए। तो बच्चों, ये तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो हमारे बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल हैं भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस, लोजपा, अन्य। पांचवा हमारा प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दल को आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है। तो इसका उत्तर है, किसी भी राजनीतिक दल को उसके चुनाव चिन्हों के द्वारा पहचाना जा सकता है।
हमारा छठा और अंतिम प्रश्न है, राजनीतिक दलों का मुख्य काम क्या होता है? तो इसका उत्तर है, राजनीतिक दलों का मुख्य काम सरकार बनाना और अपनी जनता की समस्याओं का समाधान करना है। तो आपने पहले जो पढ़ा और ये प्रश्न उत्तर किया, उसके द्वारा आप इस पूरे संदर्भ को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो बच्चों, हमारी भारतीय संसद का तीसरा अंग है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने मंत्रिपरिषद के कार्य को करते हैं। और हमारे राष्ट्रपति के और भी कुछ कार्य हैं, जिसमें हमारा यह है कि जो सत्र बुलाया जाता है हमारे लोकसभा में, वो राष्ट्रपति ही ये सत्र को बुलाते हैं। और राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो लोकसभा भंग भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जानते होंगे कि हमारे देश में समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से कुछ कानून बनते हैं, कुछ विधेयक पास होते हैं। तो ये विधेयक पहले निम्न सदन में पास होते हैं, निम्न सदन में पास होने के बाद ये उच्च सदन जाते हैं, और ये दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाते हैं। तो जब तक इस सदन में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते, तब तक कोई भी बिल या विधेयक पास नहीं होता। तो ये आप समझ रहे होंगे इस बात से बच्चों कि राष्ट्रपति के कार्य हमारे कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कोई भी कानून हमारे राष्ट्रपति के बगैर नहीं बन सकता है। तो हम लोग राष्ट्रपति के कार्यों और राष्ट्रपति को और भी अगले अध्याय में अच्छे से जानेंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों। सुनो घंटी बजाओ।